दोस्तों, मैं इंजीनियर संदीप कुमार आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंजीनियर साइनेक्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है मेरे दोस्तों कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी के एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जो आपके बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, उस मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हम लोग क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों, देख रहे हैं। इससे पहले हमने 3 सब्जेक्ट का मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही उत्तर के साथ वीडियो हमने क्या कर दिया मेरे दोस्तों, आप सभी के सामने उपस्थित कर दिया है, जिसमें साइंस, सोशल साइंस और इसके अलावा हिंदी, इन तीनों बुक मॉडल पेपर हमने क्या कर दिया है, सही उत्तर के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत कर दिया है। आज की क्लास में मेरे दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका किताब है कौन सा, संस्कृत। उस संस्कृत के जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, उन 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को क्या करने वाले हैं मेरे दोस्तों, देखने वाले हैं आज के सेशन में, और पूरी 100% सही उत्तर के साथ। तो मेरे दोस्तों, आप सभी मेरे साथ साथ क्या करेंगे, आप भी जवाब देने का प्रयास करेंगे कि आप 100 प्रश्नों में से कितने सही प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, जिससे आपको तैयारी का अनुमान लग सके कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि संस्कृत में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वह किस प्रकार के हैं और उसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपको 100 प्रश्न दिया गया है। कितने प्रश्न? 100, जिसमें से आपको 50 प्रश्न का ही उत्तर क्या करना है, देना है। यानी इन 100 प्रश्न में से अगर आप 50 प्रश्न सही उत्तर कर लेते हैं तो आपको पूरा 50 मार्क्स क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, मिल जाता है। यानी आपको 100 प्रश्नों में से केवल 50 का ही देना है, उससे एक भी अधिक आपको उत्तर देना नहीं है। अगर आप देंगे भी तो आपका समय बर्बाद होगा और उसको जाँच नहीं किया जाता है। केवल कितना जाँच होगा, 50 किया जाता है। आप 100 में से कोई भी क्या करे, 50 बनाए। तो चलिए मेरे दोस्तों शुरुआत करते हैं और साथ साथ में आप भी मेरे साथ ऑब्जेक्टिव का उत्तर देने का प्रयास करेंगे और यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि आपको यह सेशन कैसा लगा। तो चलिए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं आपका जो पहला प्रश्न है वह। तो पहला प्रश्न है कि मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित है। तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र संकलित है। कितने में मेरे दोस्तों? 5। और वह किसमें है कि मंगलम पाठ में किस, तो वह कठोपनिषद से है। किससे है? कठोपनिषद से। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा, यथा नद्या स्यंदमाना, यह पदांश किस उपनिषद से कहा है। यानी यह जो लाइन है यथा नद्या स्यंदमाना, यह किससे लिया गया है, तो यह मेरे दोस्तों कठोपनिषद से है। किसका है? कठोपनिषद। तो यह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है। तो जो आपका मंगलम पाठ है संस्कृत का, पहला चैप्टर जो है वह पदात्मक है, यानी पद के रूप में क्या किया गया है, उसको वर्णित किया गया है। 4 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्तों कि यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने पटना के वर्णन में क्या लिखा है। तो यूनानी यात्री जो मेगास्थनीज जो था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, वह क्या लिखा है, तो उसने आत्मकथा में पटना का क्या किया है, वर्णन किया है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। अगला है 5वां नंबर प्रश्न में दोस्तों कि पटना में किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो पटना में गुप्त काल के समय में कौमुदी महोत्सव, वह भी कब, शरद ऋतु के समय। कब मनाया जाता था मेरे दोस्तों? शरद ऋतु के समय क्या किया जाता है, मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। यह भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और जन्म कहाँ? पाटलिपुत्र, यानी वर्तमान नाम क्या है उसका, पटना। यहाँ पर उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 7 नंबर प्रश्न है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य ग्रंथ की रचना की है। तो दामोदर गुप्त जो है वह किसकी, तो कूटनीमत की रचना की है। किसकी की है? कूटनीमत। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो राजशेखर है। कौन है मेरे दोस्तों? राजशेखर। यह भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, राजशेखर। अगला है शोभनियम का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है। तो शोभनियम, शोभ प्लस क्या, अनियर प्रत्यय। तो शुभ प्लस क्या, अनियर। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 9 नंबर कि सौंदर्यम पद में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें मेरे दोस्तों कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें स्वयं प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, स्वयं प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। 10 नंबर है कि किस पद में ल्यूट प्रत्यय है। तो ल्यूट प्रत्यय की बात करें तो इस प्रत्यय में अंतिम में क्या जुड़ जाता है मेरे दोस्तों, नम जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, नम। तो नम किस में है, तो दानम में क्या है, नम है। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि पाठा हमें कौन सा प्रत्यय है। तो पाठा हमें मेरे दोस्तों कौन सा प्रत्यय है जिसमें अंतिम में विसर्ग जुड़ जाता है, अह जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, अ, या घई प्रत्यय होता है। कौन सा, घई प्रत्यय। यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा।
12 नंबर प्रश्न है कि मौलिका का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है। तो मौलिका का प्रकृति प्रत्यय मेरे दोस्तों रहता है, तो इसमें अकह जुड़ा है। क्या जुड़ा है? अक। तो अक प्रत्यय जो रहता है वह ठक प्रत्यय होता है। क्या होता है? ठक। तो मूलधन क्या हो जाएगा? ठक जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? मौलिका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि किस पद में कत्वा प्रत्यय है। तो कत्वा प्रत्यय है जिसमें क्या? त्वा जुटा हो। क्या जुटा हो? अंतिम में त्वा जुटा हो। तो त्वा किस में? ज्यम में है? नहीं है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। किस में है? जित्वा में है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्तों 14 नंबर कि असमर्थ व्यम पद में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें मेरे दोस्तों कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें तब्यत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तब्यत प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि दानशील वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था। तो दानशील वीरेश्वर जो था मेरे दोस्तों, जो अलस कथा पाठ का मंत्री था, या कहाँ का था? तो मिथिला का मंत्री था। कहाँ का था? मिथिला का। ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल क्या है? सही उत्तर है। 16 नंबर प्रश्न है कि अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है। तो अलस कथा पाठ के जो लेखक है वह विद्यापति है। कौन है? विद्यापति। इनको मैथिली कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? मैथिली कवि के नाम से भी इनको जाना जाता है। किस नाम से? मैथिली कवि के नाम से भी जाना जाता है। वीरेश्वर उसमें क्या था? अलस कथा पाठ में मंत्री था। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि तर्क्यते यद्यस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नोस्ति किसकी युक्ति है। यानी यह कैसा आग लगा है, तो यह कौन कहता है? द्वितीय आलसी, दूसरा आलसी कहता है। कौन कहता है? दूसरा आलसी जो है वह कहता है कि यह क्या हुआ है? घर में आग लग गई है। अगला है 18 नंबर प्रश्न है कि निरहो निर्गतियों में सर्वाधिक निरीह किसे माना गया है। तो वह किसको माना गया है? आलसियों को माना गया है। किसको माना गया है? आलसियों को, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध निम्न में से कौन है। तो आधुनिक काल में सबसे जो प्रसिद्ध लेखिका है वह कौन है? पंडिता क्षमा राव है। कौन है? पंडिता क्षमा राव। ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्तों कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रियों को पद मिलते हैं। तो इसमें लगभग कितने? तो 40 कवित्रियों को लगभग 150 पद क्या होते हैं? मिलते हैं। 40 कवित्रियों कितने मिलते हैं? 150 पद क्या होते हैं? मिलते हैं। तो अभी तक मेरे दोस्तों हमने कितने प्रश्न देखे? 20 प्रश्न देखे। तो आप सभी जवाब देंगे कि आपने 20 में से कितने सही प्रश्नों का उत्तर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आपका 21 नंबर प्रश्न। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी। तो इसमें प्रथम कल्पा जो थी कौन थी? विजयांका थी। कौन थी? विजयांका, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समाज की गाड़ी कैसे चलती है। तो समाज की गाड़ी पुरुष और नारियों के दोनों के मिलने से क्या होती है? चलती है, यानी दोनों साथ रहेंगे। पुरुष में समाज और में नारी और पुरुष दोनों रहेंगे तभी समाज की गाड़ी क्या होगी? चलेगी। अगला प्रश्न है कि अप करोति पद कौन सा उपसर्ग है। तो अप करोति में मेरे दोस्तों कौन सा उपसर्ग है? तो अप उपसर्ग है। कौन सा है? अप उपसर्ग, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 24 नंबर कि उत उपसर्ग किस पद में है। तो उत उपसर्ग की बात करें मेरे दोस्तों तो किस में है? तो उपनयन में है? नहीं है। उपसर्ग इसमें नहीं है। इसमें है उत्धन क्या आ जाएगा? नयम हो जाएगा, या क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? उत्धन नयम। तो यह नियम में क्या है? आपका उत उपसर्ग है। अगला है कि निर्गतः में कौन सी संधि है। तो निर्गतः निधन क्या मेरे दोस्तों? निधन गति। निधन गतः क्या हो जाएगा? निधन गतः। तो इसमें कौन सी संधि? विसर्ग संधि है। कौन सी है? विसर्ग संधि। अगला है कि गुण संधि का सूत्र निम्न में से कौन सा है। तो गुण संधि का मेरे दोस्तों सूत्र कौन होता है इसमें से? तो वह कौन होता है? तो अदेंग गुणा होता है। क्या होता है? अदेंग गुणा। अगला है 27 नंबर प्रश्न है कि व्यंजन संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण इसका क्या हो जाएगा? तथा धन क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तथा धन ए। तो इसमें देखिए स्वर है, दोनों में आ और ए स्वर है। पूछ रहा है व्यंजन, तो उल्लेख का अगर करेंगे तो क्या हो जाता है? उत धन क्या हो जाता है? लेख हो जाता है। इसमें क्या है? व्यंजन संधि। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नयन ने धन अयनम क्या हो जाएगा? यह स्वर संधि। सरह धन वरह यह हो जाएगा स्वर इति विसर्ग संधि। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। तो एकत्व भाव से, यानी मिलजुल कर क्या करते हैं? रहते हैं। 29 नंबर प्रश्न है भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न है। तो भारत की शोभा देखकर देवता लोग जो है वह क्या है? प्रसन्न है। 30 नंबर प्रश्न है कि भारत किसके द्वारा सेवित है। तो भारत पर्वतों से भी सेवित है, सागर से भी है, नदियों से भी है, यानी इनमें से क्या हो जाएगा? सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से क्या? सभी। अगला है
चूड़ा कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो चूड़ा कर्म जो है मेरे दोस्तों वह जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है और यह इसमें कितने संस्कार 3 होते हैं, शिक्षा में 5 संस्कार होते हैं, शैशव में कितने होते हैं 6 होते हैं और विवाह संस्कार में क्या होते हैं 1। तो संस्कार कितने होते हैं कुल 16 होते हैं। कितने होते हैं 16। तो 5 और 6 कितने 11, 11 3 14 1 15 और एक अंतिम मरने के बाद जो होता है अंत्येष्टि संस्कार वह आ जाता है। तो कुल कितने संस्कार होते हैं 16 होते हैं। तो चूड़ा कर्म जो रहता है वह जन्म पूर्व क्या होता है संस्कार होता है। अगला प्रश्न है 32 नंबर कि भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो भारतीय संस्कृति का अद्वितीय विशेषता क्या है? संस्कार है। यानी कोई भी कहता है कि आपके पालन पोषण कैसा हुआ, आपका संस्कार कैसा है, तो यह अद्वितीय विशेषता जो है हमारे देश की संस्कृति की वह क्या है? संस्कार है। 33 नंबर प्रश्न है कि गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? तो शिक्षा के नियम का पालन करते हुए क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निरीक्षणम पद कौन सा उपसर्ग है? तो निरीक्षणम में कौन सा उपसर्ग है? तो नीर उपसर्ग है। कौन सा है? नीर उपसर्ग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। हलंत ध्यान देंगे क्या कि र में क्या होना चाहिए? हलंत होना चाहिए। अगला है 35 नंबर प्रश्न कि बी उपसर्ग किस पद में नहीं है? तो विकास में तो है, विनय में भी है, व्यवहार में भी है, लेकिन वेद में नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्तों कि उच्चारण का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो उच्चारणम का अगर करते हैं तो उत्धन चारणम होता है। क्या होता है? उत्धन चारणम। यानी इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल क्या? सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि परोपकारः में किन वर्णों की संधि हुई है? तो परोपकारः क्या होता है? परः धन क्या हो जाएगा? उपकारः। क्या हो जाएगा? परः धन उपकारः। तो इसमें ध्यान देंगे तो र में क्या है? अ है और यहाँ क्या है? उ है। यानी अज और उ का मिल है। यानी कौन सा? अज और उ वर्ण की क्या हुई है? संधि हुई है। 38 नंबर प्रश्न है कि पुरस्कारः पद का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो पुरस्कारः का क्या होता है? पुरः धनकारः होता है। क्या होता है? पुरः धनकारः। विसर्ग संधि का क्या है? यह उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि दात्रा का मूल शब्द क्या है? तो दात्रा का मूल शब्द मेरे दोस्तों क्या है? तो दात्रा के मूल शब्द की अगर बात करें तो वह क्या है? तो वह दात्री है। क्या है? दात्री। अगला प्रश्न है 40 नंबर कि भानु शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? तो भानु शब्द के सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप भानव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भानव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा। तो अभी तक मेरे दोस्तों हमने कितने प्रश्न देख लिए? कुल 40 प्रश्न हमने क्या कर लिए? देख लिए। और 40 प्रश्नों के सही उत्तर क्या है इसको भी हमने क्या कर लिया? देख लिया। अब चलिए इसके बाद से क्या करते हैं? अगला प्रश्न देखते हैं। आपका 41 नंबर प्रश्न है कि तय पद का मूल रूप। तो तय पद का मूल रूप जो होता है मेरे दोस्तों वह तत् होता है। क्या होता है? तत् होता है। लेकिन तत् इसमें नहीं है। तो तत् के नहीं है तो क्या जाएंगे? तद के साथ हम क्या करेंगे? जाएंगे। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है कि अपठः किस लकार का रूप है? तो अपठः जो है मेरे दोस्तों वह किस लकार का? तो लंग लकार का रूप है। किस लकार का? लंग लकार का। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दृश्य धातु का रूप ऋट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? तो श्यामी से अवश्यंती होता है तो क्या हो जाएगा? द्रक्ष्यामी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर है कि भविष्यत काल के लिए प्रयोग करते हैं। तो भविष्यत काल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऋट लकार का करते हैं। वर्तमान काल के लिए लट लकार का। भूतकाल के लिए किसका? लंग लकार का प्रयोग करते हैं। और अनुज्ञा के लिए किसका? लोट लकार का प्रयोग करते हैं। 45 नंबर प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो नीति श्लोका पाठ जो है मेरे दोस्तों वह किससे संकलित है? तो विदुर नीति से संकलित है। किससे है? विदुर नीति। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है? सही उत्तर है। अगला है 46 नंबर कि विनय किसका नाश करता है? तो विनय जो होता है वह कीर्ति का क्या करता है? नाश करता है। अगला प्रश्न है 47 नंबर कि अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो संकीर्चित हृदय वाला। यानी जो नीच व्यक्ति होता है वही क्या करता है? अपने और पराये की क्या करता है? गणना करता है कि यह अपना या क्या है? पराया है। अगला प्रश्न है कि आतपः का क्या अर्थ है? तो आतपः का मतलब क्या होता है? धूप होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राम प्रवेश राम को छात्रणाम अध्ययनम तपः किसने का उपदेश किसने दिया? यानी छात्र का धर्म जो था अध्ययन का तप होता है या किसने कहा था? गुरु ने कहा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 50 प्रश्न है कि कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है। तो कर्मवीर कथा से कर्म करने की क्या होती है? शिक्षा मिलती है। यानी कर्म करेंगे तभी हमें क्या होता है? फल की प्राप्ति होती है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा।
आधे प्रश्न में दोस्तों हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। बाकी देखते हैं अगला जो 50 प्रश्न है उसको, कि किस समास में प्रायः दोनों पदों का अर्थ क्या होता है, प्रधान होता है। तो द्विगु समास में पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। क्या होता है, संख्यावाची। तत्पुरुष में दोनों पदों के बीच क्या रहती है, विभक्ति, यानी इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि में अन्य पद की प्रधानता होती है। और द्वंद्व में क्या होती है, दोनों पद की प्रधानता होती है। तो पूछ रहा है कौन सा, कि किस समास में दोनों पद, तो द्वंद्व समास में, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और समास के में दोस्तों कितने प्रकार होते हैं, तो 6 प्रकार होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न है 52 नंबर, कि नई समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, यानी इसमें नकारात्मक भावनाएं दर्शाई जाए। तो सुपुत्र यह सकारात्मक है, बहुपुत्र यह भी सकारात्मक, कुपुत्र यह भी का है सकारात्मक, अपुत्र यानी जिसका पुत्र नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं, अपुत्र। तो यह नई समास का क्या है, उदाहरण है। 53 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्तों, कि अशोधनम में कौन सा समास है। तो यह अशोधनम जो है उसमें कौन सा समास, कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, कि किण्णस्य समीपम का समस्त पद निम्न में से कौन सा है। तो किण्णस्य समीपम में जो समस्त पद होगा वह क्या हो जाएगा, उपकृष्णम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपकृष्णम। 55 नंबर प्रश्न है, कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो कारक कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी होती है, प्रथमा। द्वितीया में कर्म के लिए रहता है, और चतुर्थी में संप्रदान के लिए, पंचमी में किसके लिए, अपदान के लिए। अगला है 56 नंबर प्रश्न है, सर्पात विभेति रेखांकित पद कौन सी विभक्ति है। तो सर्पात, इसमें कौन सी विभक्ति, तो पंचमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति, पंचमी। जैसे बलकात होता है उसी प्रकार क्या हो जाएगा, सर्पात। तो कौन सा है, सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर, अंतरा के योग से कौन सी विभक्ति होती है। तो अंतरा में कौन सा, तो द्वितीय विभक्ति होती है। क्या होती है, द्वितीय विभक्ति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कि पिता पुत्रेण सह ग्रामम गच्छति, वाक्य के पुत्रेण पद में किस सूत्र से तृतीय विभक्ति है। तो साथ का अगर बोध होता है तो उसमें सहार्थे तृतीय रहता है। क्या आता है, सहार्थे तृतीय, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, कि स्वामी दयानंद ने वेद भाष्य की रचना किस भाषा में की। तो वेद भाष्य की रचना जो है वह संस्कृत और हिंदी में किया है, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कि डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई। तो डीएवी की स्थापना अगर बात करें तो मुख्य रूप से 1886। इसमें 1886 नहीं है तो हम किसके साथ चले जाएंगे, 1883 के साथ। 61 नंबर प्रश्न है, कि गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है। तो गांधी दर्शन से प्रभावित रचना की मेरे दोस्तों बात करें तो वह कौन सी, तो वह सत्याग्रहिता है। इसके अलावा मीरा लहरी जो है वह अभी के गांधी दर्शन से क्या है, प्रभावित है। कौन सा, मीरा लहरी। और इसके अलावा सत्याग्रहिता या गांधी दर्शन से क्या है, प्रभावित है। अगला है, विशालक्षी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त है। तो विशालक्षी जो है वह सीता के लिए प्रयुक्त है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या आ जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, कि राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं। तो राम जी जो है मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं, सीता जी को दिखाते हैं। किसको, सीता जी को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। तो मंदाकिनी नदी जो है वह चित्रकूट पर्वत के निकट क्या होती है, बहती है। अधिकतर यहीं पर उन्होंने क्या किया था, अपना समय उन्होंने बिताया था। अगला नंबर है, कि कुंभम करोति डैश डैश कुंभकारक रिक्त स्थान को उचित अव्यय से भरे। इसमें क्या भरा जाएगा, अपी भरा जाएगा। अपी का अर्थ क्या होता है, भी होता है। क्या होता है, भी होता है। 66 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्तों, कि कारिका का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है। तो कारिका का प्रकृति प्रत्यय अगर बात करें मेरे दोस्तों तो कौन सा हो जाएगा इसमें, तो कारिका में कौन सा, कारक धन क्या हो जाएगा, टाप हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 67 नंबर प्रश्न है, कि नेतुम में कौन सा प्रत्यय है। तो नेतुम में कौन सा प्रत्यय मेरे दोस्तों हो जाएगा, तो इसमें अगर तुम आता है तो तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, वासुदेवा पद कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो वासुदेवा में मेरे दोस्तों कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें अन प्रत्यय है। कौन सा है, अन है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 69 नंबर प्रश्न है, कि रागी में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है, यानी रानी। रागी का अर्थ क्या होता है, रानी। इसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसमें नी से स्त्री प्रत्यय है। कौन सा है, नी से, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा।
70 नंबर है, त्व प्रत्यय से बना निम्न में से कौन सा है? तो त्व किस में जुड़ा है? तो देखिए मानवता में जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। मानवीय में नहीं, पुरुषत्व में नहीं, किस में जुड़ा है? पुरुषत्वम। यानी ऑप्शन सी में त्व प्रत्यय क्या है? लगा हुआ है। 71 नंबर प्रश्न है कि निपुण का स्त्रीलिंग रूप निम्न में से कौन सा है? तो निपुण का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? निपुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निपुणा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है भूति पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो भूति में कौन सा प्रत्यय है? तो भू प्लस कितने प्रत्यय है? यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है कि व्याघ्रपथिक कथा में किसका दुष्परिणाम वर्णित है? तो व्याघ्रपथिक कथा में लोभ है, यानी लालच का क्या किया गया है? दुष्परिणाम वर्णित किया गया है, वर्णन किया गया है। यानी ज़्यादा अगर लालच करते हैं तो उसका बुरा फल मिलता है। 74 नंबर है व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से संकलित है? तो व्याघ्रपथिक कथा जो है वह हितोपदेश के किस खंड से? तो मित्र लाभ नामक खंड से क्या है? संकलित है। अगला है 75 नंबर श्रेण्योरे पांथ प्रागेय यौवन दशा मृत्यु दुर्वत आसम, यह किसकी युक्ति है? यानी कहता है कि सुनो रे थी राहगीर यानी पंथ कि जब मैं युवा अवस्था में था तो अत्यंत क्या था? ये थी राक्षस जैसी प्रवृत्तियाँ करता था, बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करता था। यह किसकी युक्ति है? बाघ की युक्ति है। इसलिए वह कहता है कि मैं अब ये क्या कर रहा हूँ, उस बुरे कर्मों से छुटकारा पाने के लिए दान देने की भावनाएं हमने क्या किया? लिया। या कौन कहता था? बाघ कहता था। और ऐसे ही करके वह लोगों को अपने पास बुला करके उन्हें मार देता था। 76 नंबर है कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता है? तो कर्ण जो है किसके पक्ष से? तो कौरव के पक्ष से। किसके पक्ष से? कौरव के पक्ष से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर है कि महतराम भिक्षाम याचे, यह किसकी युक्ति है? तो यह किसकी युक्ति है? तो यह कर्ण की युक्ति। तो महतराम भिक्षा याचे किसकी युक्ति है मेरे दोस्तों? तो यह शक्र की है। किसकी है? शक्र की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यानी इंद्र। शक्र मतलब क्या हो जाएगा? इंद्र। अगला है कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार है कौन है? तो कर्णस्य दानवीरता पाठ के जो रचनाकार है मेरे दोस्तों वह कौन है? तो वह कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है मेरे दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह कौन हो जाएगा? भास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भास। अगला प्रश्न है 89 नंबर कि निरीक्षणम पद का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो निरीक्षणम का सही संधि विच्छेद मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? तो वह निधन क्या हो जाएगा? इक्षणम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर। 80 नंबर है कि महर्षि पद में कौन सी संधि है? तो महाधन क्या? ऋषि। और महाधन ऋषि यह किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण है। अगला है 81 नंबर कि ज्ञा धातु के लट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है? तो ज्ञा धातु के लट लकार का रूप क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो इसके लट लकार कौन सा? लट लकार। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? जनाति हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जनाति। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर। अगला है 82 नंबर कि देही किस लकार का रूप है? तो देही जो है मेरे दोस्तों वह किस लकार का? तो लोट लकार का है। किसका है? लोट लकार का। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 83 नंबर है कि परोपकारः का विग्रह निम्न में से कौन सा है? तो परोपकारः का विग्रह मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? परे धन क्या हो जाएगा? उपकारः हो जाएगा। या परम धन उपकारः, तो इसमें क्या है? परे धन उपकारः। अगला है 84 नंबर पाणिपादम किस समास का उदाहरण है? तो पाणी मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? हाथ। और पाद मतलब क्या होता है? पैर, यानी हाथ पैर। तो अगर दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। 85 नंबर प्रश्न है कि विद्यालय का विग्रह निम्न में से कौन सा है? तो विद्यालय का विग्रह कौन सा हो जाएगा? विद्याया आलय जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? विद्यालय का विग्रह हो जाएगा। यानी विद्या के लिए आलय, और के लिए के कौन सा विभक्ति लगता है? चतुर्थी विभक्ति। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? विद्याया। अगला प्रश्न है अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? तो अशांति तो इसमें मंत्र है। शास्त्र कार्य में शास्त्रों के बारे में। विश्व शांति पाठ में किसका है? अशांति का क्या किया गया? निवारण का वर्णन किया गया है। 87 नंबर प्रश्न है कि वैर को बढ़ाने वाला निम्न में से कौन सा है? तो वैर को बढ़ाने वाला निम्न में से कौन सा है? स्वार्थ। अगर ज़्यादा स्वार्थ हो जाएगा तो उतनी दुश्मनी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाती है। 88 नंबर है शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करता है? तो किसके लिए? मानव के लिए। किसके लिए? मानव के लिए। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर है कि अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं? तो अशांति सागर के किनारे में दोस्तों अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं?
कह रहा है कि कौन दिखते हैं, तो कौन मेरे दोस्तों, संसार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है 90 नंबर प्रश्न है कि पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य थे। तो यह किसके कौन से थे, तो पिंगल जो थे मेरे दोस्तों वह किसके थे, तो वह व्याकरण के थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला है 91 नंबर कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य, तो कृषि विज्ञान के कौन थे, पराशर थे। कौन थे, पराशर। 92 नंबर प्रश्न है कि धनेशा का सही संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। धनेशा का संधि विच्छेद, तो धनेशा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, धन धन क्या हो जाएगा, ईसा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है एधी में मूल धातु क्या है, तो एधी में मूल धातु जो है वह अस है। क्या है, अस है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है समास किए गए पदों को कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, समासिक पद कहते हैं। क्या कहते हैं, समासिक पद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 95 नंबर कि क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है। तो क्रिया विशेषण में मेरे दोस्तों द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी होती है, द्वितीय विभक्ति। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा। अगला है स्वस्ति के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो स्वस्ति के योग में मेरे दोस्तों किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसके लिए जो सही उत्तर हो जाएगा वह षष्ठी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, षष्ठी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि आधार अधिकरणम सूत्र का उदाहरण है। तो आधार अधिकरणम सूत्र का उदाहरण कौन सा है, पात्रे वर्तते जलम। पात्र में जल रहता है, तो यह क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर है कि निम्न में से कौन सा उपसर्ग नहीं है। तो निम्न में निस है उपसर्ग, दुस भी है, दुर भी है, निर नहीं है। अगर इसमें हलंत रहता र में तो यह हो जाता, लेकिन इसमें हलंत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट, सेकंड लास्ट देखते हैं कि निवर्त में प्रयुक्त प्रत्यय। तो निवर्त में कौन सा प्रत्यय है मेरे दोस्तों, तो इसमें अगर बात करें तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो नियत प्रत्यय। कौन सा, नियत प्रत्यय। ऑप्शन डी सही उत्तर। अंतिम प्रश्न है कि साधु प्लस नियत में कौन सा शब्द बनेगा। तो कौन सा बनेगा, इसमें साध्य बनेगा। कौन सा बनेगा, साध्य जो है क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, इसमें 99 में क्या हो जाएगा, बी ना होकर क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, सी हो जाएगा। कौन सा, ल्यप प्रत्यय। कौन सा हो जाएगा, ल्यप प्रत्यय। नियत होता है तो क्या हो जाता है, अ जुड़ जाता है, तो 100 नंबर के क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। तो हमने मेरे दोस्तों कितने 100 प्रश्नों का सही उत्तर हमने क्या कर लिया, देख लिया। इन 100 में से 50 आपको सही करने थे। अगर आप 50 सही कर लेते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी क्या है, अच्छी है। चलिए मेरे दोस्तों फिर मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर मिलेंगे आपके साथ। आज के लिए जय हिंद।